नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई और राज्यसभा सीटों पर परिणाम भी अब सामने आ गए हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की है और वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है और इसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस ने 2 और बीजेपी को 1 सीट मिली है। बता दें कि राज्यसभा की 19 सीटों में आंध्र प्रदेश की 4, गुजरात की 4, मध्य प्रदेश में 3, राजस्थान में 3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में 1-1 सीट पर मतदान हुआ है। पहले ये चुनाव इस साल 26 मार्च को होने थे, लेकिन देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रसार के चलते इन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये चुनाव स्थगित कर दिए थे और अब जाकर के कहीं इस पर वोटिंग हुई है। और मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को जीत हासिल हुई है और इसके अलावा कांग्रेस से दिग्विजय सिंह एक बार फिर से जीत गए हैं। वहीं कांग्रेस के फूल सिंह बरैया की हार हुई है और राजस्थान में भी कांग्रेस के प्रत्याशी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को जीत हासिल हुई है। वहीं बीजेपी के राजेंद्र गहलोत जीत गए हैं और ओंकार लखावत हार गए हैं। और झारखंड में बीजेपी के दीपक प्रकाश और जेएमएम के शिबू सोरेन विजय रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए हैं और इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की है और मेघालय में भी एनपीपी ने जीत हासिल कर ली है। तो देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों पर आज चुनाव हुए और तमाम तरह की बातें भी सामने आई। कहीं पर कोई कोरोना पॉजिटिव विधायक थे वो पीपीई किट के साथ अपने वोट डालने के लिए पहुंचे। इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से जैसे कि आज जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं आमने सामने का मुकाबला देखने को मिला है। देखिए, जिस तरह से कहीं राजस्थान में एक जो बाजी दांव पे लगाई जा रही थी, जिस तरह राजस्थान में एक दबाव बनाया जा रहा था बीजेपी द्वारा जी। और एक कुछ उसके कहीं कांग्रेस ने एक संदेश दिया था, वो संदेश देने में कांग्रेस कहीं सफल रही है और मध्य प्रदेश जैसा दोहराव नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश जैसी कहीं एक कांग्रेस को जिस तरह से कहीं कांग्रेस ने और आपस में भाजपा में जो एक गुटबाजी और एक जो तमाम आपस में घमासान चल रहा था, उस पर कहीं अशोक गहलोत का तिलिस्म जीत गया है। अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी दिखा दी, जिस तरह की बाड़ाबंदी की, जिस तरह सीमाओं को सील किया, निश्चित रूप से एक संदेश गया है कि कहीं भी चुनावों में धड़ेबंदी या जिस तरह का जो एक बीजेपी ने इवेंट मैनेजमेंट किया था वो कहीं एक्सपोज हुआ है इसको देख के जी। और इसके अलावा अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा जा रहे हैं और एक तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से जो फूल सिंह बरैया SC/ST उम्मीदवार की तरफ से उनको उतारा गया था, लेकिन वो हार गए हैं और एक बार फिर से दिग्विजय सिंह को वहां पर जीत हासिल हुई है। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह एक कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से भाजपा में आए हैं, फूल सिंह बरैया को वहाँ पे थोड़ा सा कहीं सुमेर सिंह सोलंकी वहाँ जीते हैं, उनको कहीं हार का सामना करना पड़ा है। फूल सिंह बरैया, तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि एक जो सीट थी कहीं एक जो समीकरण थे, समीकरणों के अनुरूप चलना चाहिए था सभी पार्टियों को, लेकिन आप अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा करके कहीं वोट मैनेजमेंट करते हैं। तो राज्यसभा का चुनाव है, बहुत एक इसका अपना एक डेकोरम होता है, लेकिन उसका कहीं वो मर्यादा समाप्त हुई इस बार चुनावों में और जिस तरह की देरी हुई, जिस तरह का मैनेजमेंट देखा गया, तो कहीं एक पार्टियों को चाहिए था कि एक इसकी जो मर्यादा है उसका कहीं पालन करना चाहिए था इस तरह के चुनाव में, लेकिन वो नहीं किया। और जिस तरह की राजनीति दिखाई दी, धड़ेबंदी, जो छोटे छोटे दल थे उनको तोड़ने का प्रयास किया गया, ये तमाम चीज़ें हैं जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो वहां पर वाईएसआर कांग्रेस का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा या फिर अब राज्यसभा में सभी चारों सीटों पर वहां पर जीत दर्ज की गई। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, जगन मोहन रेड्डी एक कद्दावर नेता के रूप में जिस तरह उभरे हैं और जिस तरह एन चंद्रबाबू नायडू को कहीं उन्होंने राजनीति में ठिकाने लगाया है, बिल्कुल। और जिस तरह एनडीए से उनको कहीं विलग कर दिया है, अलग कर दिया है, और एनडीए में भी जिस तरह पुख्ता अपनी मौजूदगी कहीं दर्ज की है, ये देखना पड़ेगा। और ये आने वाले समय में एक स्पष्ट संकेत हैं कहीं राजनीतिक विरासत में जो राजशेखर रेड्डी ने जो कहीं एक लोकप्रियता की शुरुआत की थी,
वही लोकप्रियता को मेंटेन करना उनके पुत्र द्वारा, और जगनमोहन रेड्डी ने जो अपनी लोकप्रियता और जो अपना कद मेंटेन किया है, निश्चित रूप से राजनीति के लिए बहुत अभिनव उदाहरण है ये। जी, और जिस तरीके से ये राज्यसभा चुनाव हुए हैं, इनमें खासतौर पर अगर बात की जाए मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो यहाँ पर जो छोटे दल हैं या जो निर्दलीय विधायक हैं, उन पर खासी निगाहें बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगाई जा रही थी। उनको अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश वहाँ पर की जा रही थी। और किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर 2 सीटें बीजेपी को मिली हैं, और राजस्थान में ऐसा ही कुछ वहां पर देखने को मिला, क्योंकि सरकार वहां पर कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के हाथ 2 सीटें लगी। देखिए बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरह वहाँ पे संघ का चेहरा उतारा गया बाद में ओंकार सिंह लखावत को, जिनकी आज पराजय हुई है, जिस तरह एक सेट पैटर्न था कि 3 उम्मीदवार जीतने हैं और बाकी ये वोट बेकार जाने हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह वहाँ पे बीजेपी ने राजनीति की, लेकिन अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। तिलिस्म है जो उन्होंने बरकरार रखा है और अपने तिलिस्म का कहीं डंका दिल्ली तक बजाया है। एक संदेश उन्होंने दिल्ली तक दिया है कि अशोक गहलोत मैनेजमेंट, सत्ता का मैनेजमेंट और सियासत के मैनेजमेंट में नंबर 1 है। और दिल्ली तक कहीं एक लड़ाई थी, दिल्ली तक आ चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, और जिस तरह दोनों में एक वर्चस्व स्थापित करना है, वो वर्चस्व कहीं तोड़ दिया है भाजपा का स्टेट में। और नरेंद्र जो अशोक गहलोत है, उन्होंने अपने कद को कहीं दिल्ली तक बरकरार रखा है इस जीत के साथ। जी, जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि दोनों सीटें वो जीतेंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से खरीद फरोख्त के आरोप भी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे थे, और तमाम बातें कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि दोनों सीटें जीतेंगे, लेकिन सिर्फ एक सीट से ही उन्हें वहां पर अब संतोष करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए वो जो लास्ट में एक कैंडिडेट उतारा गया, संघ के बड़े प्रतिष्ठित चेहरे हैं, बड़े वरिष्ठ चेहरे हैं, लेकिन जिस तरह वहाँ पर बीजेपी की बी टीम खेली, और कहीं बीजेपी की बी टीम को ये उम्मीद थी कि जो कद्दावर लोग हैं उनको दरकिनार करके और कहीं अपना कद साबित कर दिया जाएगा, और दिल्ली की नज़रों में ये बता दिया जाएगा कि यहाँ पे हम इनके बिना भी चल सकते हैं। तो वो सारे कयास अब बेकार हो चुके हैं, और वो सारा बिल्कुल एकदम सामने आ चुका है। और फिर उनकी लड़ाई कांग्रेस के उस कद्दावर, उस दिग्गज से जो राजनीति का जादूगर कहा जाता है, तो वहां सब चीजें धराशायी हो गई और बिल्कुल सामने आ गई है। जी चंद्रशेखर जी, इसी बीच हमारे साथ नवीन कुमार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो जुड़ गए हैं। नवीन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। लगता है संपर्क टूट गया है, और फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर जी, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में तो असफल होती हुई नजर आई है, भले ही मध्य प्रदेश में वो सफल रहे हों अपनी दोनों सीटें निकालने में। बिल्कुल हितेंद्र, उनको ऑपरेशन लोटस जो कहा गया कि राजस्थान में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, उस ऑपरेशन लोटस का उन्हें खंडन करना चाहिए था। वो उनकी विचारधारा से बड़े जो चुना हुआ जो एक बना हुआ एक प्रतीक है, उसके लिए कहीं कहा गया कि सरकार बदलने वाले हैं, राजस्थान में मध्य प्रदेश दोहराने वाले हैं। वो तमाम चीज़ें अब टूट गई और परिणाम सामने है। जिस तरह कहीं कांग्रेस ने एक संदेश केंद्र तक कहीं जो राजनीति थी उसमें अपना दिया है, कहीं एक वर्चस्व अशोक गहलोत ने अपना कायम रखा है, कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो दूरियां थी वो कहीं अब दिख नहीं रही। तो ये दूरियां हो सकता है, सियासी वर्चस्व की दूरियां हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह एकजुट रख के और ये परिणाम जो आए हैं, उस परिणामों ने स्पष्ट संदेश ये दिया है कि अशोक गहलोत अपना तिलिस्म बरकरार रखने में कहीं कामयाब हुए हैं। जी, और अगर बात की जाए गुजरात की, तो वहां पर 4 सीटों पर चुनाव हुआ है, लेकिन 3 सीटें तो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन एक सीट पर 2 वोटों को लेकर के वहां पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, और कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। एक जो मतदाता थे, जो वोटर थे, विधायक, उनका जो चुनाव है वो निरस्त कर दिया गया कोर्ट की तरफ से, और एक प्रॉक्सी वोट वहां पर डाला गया है, उसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई है। क्या कुछ कहेंगे चंद्रशेखर जी? बिल्कुल, देखिए पहले भी राज्यसभा चुनाव था, इससे पहले अहमद पटेल के वोट को लेकर वहां ये समझिए आप गुजरात की जो सियासी किस्मत है वो इस तरह की है कि वहां विवाद के बाद ही निपटता है कि चुनाव परिणाम क्या होंगे। तो ये एक परिणति बन चुकी है वहां पे। धीरे धीरे जैसे रिजल्ट आएगा और जिस तरह निर्णय होगा स्थिति साफ होगी, लेकिन वहां पे बीजेपी का कद है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, होम ग्राउंड कहा जाता है। अगर बीजेपी वहां नहीं जीतती तो फिर कहां जीतती? लेकिन तो जिस तरीके की सियासत हमने गुजरात में देखी है, बिल्कुल चुनाव से कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले ही वहां पर कांग्रेस के कई विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं। चंद्रशेखर जी, उस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, क्या वहां पर बीजेपी ने जो अपना खेल खेला है उसकी वो मेहरबानी है वहां पर? इसी बीच नवीन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपके पास लौटूंगा, लेकिन नवीन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद।
नवीन जी, किस तरीके से देखते हैं राज्यसभा के चुनाव के परिणाम जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, कहीं पर जीत कहीं पर हार, जो दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान में कि 2 सीटें जीतेंगे, लेकिन वहां पर एक से महज संतोष करना पड़ रहा है आपको? चुनाव में जो हमारे साथी जीते हैं उनका हम स्वागत करते हैं जी। और चुनाव में सबको अधिकार है जी कि अपने मत का अपने हिसाब से प्रयोग करे जी। और हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा सीटें जीते। जी। भाजपा अगर ये चाहती है कि राजस्थान में 2 जीते या मध्य प्रदेश में 3 जीते तो इसमें कोई गलत नहीं। हमें चाहना चाहिए, हमारा अधिकार है, आपका भी अधिकार है। आप भी चाहते होंगे संस्था में रहते हुए आपको ज्यादा तरक्की मिले, ज्यादा संख्या मिले, ज्यादा फायदा मिले, बिल्कुल आपका नाम पद प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे हम भी चाहते हैं जी। तो सभी चाहते हैं, सभी कार्यकर्ता जितने हमारे साथी जीते हैं उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जी। और जो नहीं जीत पाए वो भी मैं मानता हूं कि सांसद के तौर पे क्षेत्र में काम करेंगे जी, सेवा करेंगे जी। और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के कार्य करेंगे जी। लेकिन नवीन जी, आखिर कहां पर चूक हुई है? क्या निर्दलियों को या जो छोटे दल हैं उनको लुभा पाने में कामयाब नहीं रहे, उनका समर्थन हासिल करने में आप कामयाब नहीं रह पाए? अच्छा शब्द है लुभा पाना जी, तोड़ लेना, घुमा लेना, जी। अच्छे शब्द लगते हैं, जी। अच्छेदार बातें, आनंद भी आता है, सुनने में भी अच्छा लगता है हमको भी, हमने भी बहुत समय सुना है जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो जिनको चुनाव में मत डालने को सबको अपना मत का अधिकार है, उसको जिसको लगा कि हाँ कि मैं जिसके साथ ज्यादा कंफर्ट हूँ या फिर जो देश के लिए ज्यादा अच्छी सेवा कर रहा है उसे उसके लिए वोट दे दिया जी। इसलिए ये कह पाना कि हम निर्दलियों को लुभाना चाह रहे थे, हम उनको लगाना चाहते, ये सब मिथ्या है जी। मध्य प्रदेश में 24 विधायकों के इस्तीफे और गुजरात में भी कई विधायकों के इस्तीफे और 24 विधायकों को इस्तीफे भाजपा नहीं कराया मित्र जी। बार बार मैं इसको कई बार पहले ही बताया है कि अगर कांग्रेस अपना घर नहीं बचा पाए जी, कांग्रेस अपने नेताओं को सम्मान नहीं दे पाए जी, कांग्रेस में केवल एक ही परिवार का वर्चस्व रहना चाहिए, चाहे उसे समझ हो या ना हो, 5वीं क्लास पास करने की स्थिति हो या ना हो, उसको जो पीएचडी की डिग्री देना चाहती है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे जी। ना तो मैं राहुल गांधी जी के सामान्य ज्ञान पर कुछ बोलूंगा, हालांकि आज उनका जन्मदिन है इसलिए बोलना भी नहीं चाहिए मुझे जी। ना तो उनके सामान्य ज्ञान पर बोलूंगा, ना कांग्रेस की विडंबना पे बोलूंगा, ना कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मजबूरी पे बोलूंगा आज के दिन। बट मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस को अपना घर बचाना ही उसकी जिम्मेदारी है, दूसरे दलों की जिम्मेदारी नहीं। जी। चंद्रशेखर जी भी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, किस तरीके से कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से देखिए नवीन कुमार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हृदय परिवर्तन होता रहता है, मणिपुर मिजोरम में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन का दौर है, कहीं भी हो जाता है। कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी के विधायक कांग्रेस में आ जाते हैं, लेकिन जनादेश चला जाता है। नवीन कुमार जी, कहीं जनादेश में प्रभावित होता है, वो चला जाता है जब ऐसा होता है तो? देखिए जनादेश 2 तरह से, आपने कहा कि जनादेश चला जाता है, विधानसभा चुनाव के विधायक चुन करके अपने क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, या फिर उनका दल उनको वहां करने इसलिए नहीं देता कि उसको लगता है कि जो शासन है उसको बदनाम किया जाए, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा छलावा होगा। आज विपक्ष में जितने मेरे मित्र जो सांसद विधायक जो भी है, उनको विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, नहीं निभानी चाहिए। उनको चाहिए कि सरकार की कमियां बिल्कुल उजागर, यही उनका काम, लेकिन जो अच्छाइयां हैं सरकार की उसके बारे में भी जनता को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उससे जुड़े। वो हर चीज में कमियां जब निकालते हैं तो लोगों को उन पर से विश्वास हो जाता है। यही कारण है कि आज जो तमाम विपक्षी दल के लोग हैं जो लगातार केंद्र सरकार के विरोध में जाते सही और अच्छी और हित में किए हुए कार्यों का भी विरोध जो करते हैं तो जनता को नकारते। फिर भी आपको लगता नहीं नवीन कुमार जी, जिस तरह सत्ता का आचरण, सियासी आचरण बार बार बदलता रहता है, दल बदल करता रहता है, कहीं एक जो वोट कमिटमेंट करके लिए जाते हैं लोगों से, कहीं उनका मान सम्मान रखा जाना चाहिए और इस तरह दलों को अपने दरवाजे नहीं खुले रखने चाहिए कि या तो उनको पहले ही ये तय कर लेना चाहिए कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन चुनाव जीतने के, किसी सीट से जीतते हैं, किसी टिकट से चुनाव जीतते हैं और आपके दल में आ जाते हैं, तो थोड़ी तो पारदर्शिता होनी चाहिए या एक नीति। बहुत अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है, लेकिन आजादी के बाद से आज तक मुझे लगा नहीं कभी ऐसा कभी हुआ हो कि कोई एक जगह से दूसरी जगह ना गया हो, कुछ कारणों से, कुछ विडंबना से। कुछ लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं। कर्नाटका में जब हुआ तब लोगों ने कांग्रेस की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। ऐसे बहुत सारी जगह है बीजेपी से विधानसभा से, मेरी बात सुन लीजिए,
विधानसभा से इस्तीफा क्यों दिया? अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में सब जानते नहीं जानते हैं कि सोनिया जी उन्हें मिलने का समय नहीं देती थी, उनसे बात नहीं करती थी, वो टाइम मांगते रहते थे, नहीं मिलता था। वहाँ के लोग बड़े अपमान करती थी, दिग्विजय सिंह अपमान करते थे, कमलनाथ जी अपमान करते थे। अगर वो लगातार अपमानित वहां महसूस होते हो, उनको वहां पर सम्मान न मिलता हो, उनको दुत्कारा जाता हो और वो के कारण कुंठा से पीड़ित होकर परेशान होकर के छोड़ दे अगर वो, तो क्या उनकी गलती है? क्या उनको नहीं छोड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल वो दिखाई दिया जिस तरह वो गाड़ी से पहुंचे, लगातार इंतजार होता रहा, बीजेपी कार्यालय में कुर्सियां सजी रही, प्रवक्ता आते जाते रहे, वो सब दिखता रहा। फिर कि कब आएंगे महाराज, कब आएंगे महाराज का इंतजार 2 दिन होता रहा। नवीन कुमार जी, ये जो बातें आप कहते हैं ना अच्छी लगती हैं ये बातें, तो वो बातें सबको ही अच्छी लगती हैं और सभी कर सकते हैं वो लच्छेदार गुफ्तगू, लच्छेदार बातें। तो वो 2 दिन देखा है पूरे देश ने, जिस तरह महाराज का इंतजार हुआ, जिस तरह महाराज कुंठा में तुरंत चले गए बीजेपी के दरवाजे पे। तमाम जो मीटिंग हुई, जफर इस्लाम की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मीटिंग होती रही, महाराज का इंतजार होता रहा, कैमरे लगे रहे, महाराज नहीं आए, फिर दूसरे दिन आए। तो ये सब देखते ही है, लोग देखते हैं। आपको भी ऐसी बात बतानी चाहिए जो कहीं लोगों के दिल तक उतरे। तुमने देखा होगा, नहीं देखा होगा, क्या महाराज का अपमान होते हुए उनको लगातार जलील करते हुए उस पार्टी को, जिस पार्टी में उन्होंने आज उनके पूरे खानदान वंश जो भाजपा और संघ में रहा हो, उसको छोड़ करके, जो परिवार छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुआ था, उसने वहां कांग्रेस की सेवा की, उसने अपने कांग्रेस में उसने अपने पिता को खो दिया, उसका वहां अपमान होता था, वो भी सबने देखा। और आप उस अपमान को हवा देते रहे। ये आपका सोचना है कि भाई अपमान को हम हवा दे रहे थे या वो हवा दे रहे थे। मेरा ये मानना है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हर कोई चाहते होगी कि उसके यहाँ पर एक पब्लिक फिगर था या फिर जिसकी जनता के अंदर छवि, मास बेस लीडर जो है वो अच्छी छवि का है तो उसके गले में आ जाए, ये सब चाहते हो। लेकिन नवीन जी ये तिलिस्म टूट गया। राजस्थान में जाके ऑपरेशन लोटस का आपने खंडन नहीं किया, आप अंदर खुश होते रहे कि ऑपरेशन लोटस सफल होगा, लेकिन ऑपरेशन लोटस तो इन परिणामों के साथ विफल हो गया। राजनीति के जादूगर बनकर उभरे हैं अशोक गहलोत आज फिर दोबारा एक बार। माना कि आपके पास आप इस में लेकिन आपके पास माइक है, आप बोलेंगे मैं सेंटेंस भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी का छोटा सा। नहीं, हम भी ज्ञानी नहीं है, आप प्रवक्ता हैं, आपको निर्धारित करके चुना गया है कई पार्टी ने। हाँ ठीक, धन्यवाद, आभार भाई आपका, आप भी अच्छे प्रवक्ता हैं। मेरा एक कहना ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी मास बेस लीडर का सबको सम्मान करना चाहिए। मेरे दल के अंदर जो यानी जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ, उस समय जो व्यक्ति मास बेस लीडर है, जिसकी छवि साफ है, जो संगठन के प्रति समर्पित है, उसका हमारी पार्टी में भी सम्मान होता है, होना ही है, निश्चित है, निर्धारित है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी बात को, क्योंकि वो कोई गलत बात नहीं कर रहा, तो उसकी बात को समझना, उसकी बात को सम्मान देना, ये हर पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। तो अगर कोई दूसरा दल इसको नहीं निभा पाता तो इसमें हमारा दोष थोड़ी है। हमने थोड़ी कहा था कि सोनिया जी समय दे दीजिए, हम थोड़ी अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, उनको देना था समय। दिग्विजय जी अपमान कर रहे हैं तो हमने कहा था कि दिग्विजय जी अपमान कर दीजिए, या फिर जो उनके सबके बनाए हुए, उनके कहे हुए कार्य को उल्टा कर रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, हमने थोड़ी कहा था कि तुम ऐसे कर दो। नहीं, आपका दोष नहीं बताया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 3 उम्मीदवारों की जगह थी, एक उम्मीदवार एक्स्ट्रा क्यों खड़ा कर दिया? फिर आप दावा करते रहे कि इनको जिता के लाएंगे और आज वो हार गए। हर किसी दल की मेरे ख्याल से यही सोच होनी चाहिए कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिता सके। अगर कोई दल ये सोचता है कि भाई उसको तो कोई अपने उम्मीदवारों को जिताने की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, वो उसकी सोच है। हमें मानना ये, हम ये मानते हैं कि हमारा कार्यकर्ता हर सीट पर चुनाव जीते, कारपोरेशन से लेकर के राज्यसभा और लोकसभा तक, बिल्कुल, चाहे इसके लिए कैसा भी समझौता करना पड़े। और जहां तक आप कैसा भी है उसकी परिभाषा आप बेहतर जानते हैं। मेरा इतना मानना है कि मैं देश की जमीन को बेचता नहीं। मेरा संगठन कभी सरकार में रहते हुए देश के साथ सौदा नहीं करता जो दूसरी सरकारों ने, दूसरे नेताओं ने किया है। मैं उनके विषय में जाना नहीं चाहता क्योंकि चर्चा उस संदर्भ में नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने राष्ट्र प्रेम संगठन के साथ, पहले हमारे लिए राष्ट्र, उसके बाद संगठन, फिर व्यक्ति, बिल्कुल। तो इसी आधार पर हम लोग काम करते हैं। इसी विचारधारा से कोई हमारे साथ आए वो स्वागत करते हैं, नहीं आए तो भी ठीक है, अपने क्षेत्र में, अपने संगठन में काम करता है।
बिल्कुल जी। लेकिन जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश में एक और राजनीति देखने को मिल रही है नवीन जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो पोस्टर वार अब चल गया है, पोस्टर पर राजनीति शुरू हो गई है। सिंधिया के पोस्टर में केंद्रीय मंत्री को जगह नहीं, कैलाश विजयवर्गीय की फोटो नीचे लगाई जा रही है, उस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ये सब जो पोस्टरबाजी और ये जो है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप तय नहीं करती है। ये कार्यकर्ताओं के अपने भाव स्वभाव और उनकी प्रेम सोचने का तरीका है। और कार्यकर्ता बहुत बड़ा होता है, कार्यकर्ता किसी दल से हटाया नहीं जा सकता, पदाधिकारी बनना जा सकता है। नवीन जी, मेरा ये मानना है कि जो हम भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत कोई भी संगठन की तरफ से निकला हुआ, चाहे पोस्टर हो या बैनर हो, उसमें हर नेता को सम्मान दिया जाता है। जी, गिरिराज गर्ग इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। गिरिराज जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। गिरिराज जी, किस तरीके से देखते हैं, जैसे अब चुनाव परिणाम राज्यसभा के सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं मध्य प्रदेश में, वहां पर दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि दोनों सीटें जीतेंगे, और राजस्थान में हालांकि 2 सीटें आपको जरूर मिली। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान का जो चुनाव था जी, राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस के पास बहुमत था जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार खड़ा करके जिस तरह के मंसूबे पाले थे, जिस तरह के ये सोचते थे कि हॉर्स राइडिंग करके, खरीद फरोख्त करके, जैसे दूसरे राज्यों में कर रहे हैं, उस तरह से राजस्थान में भी हम कांग्रेस को डैमेज कर देंगे जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट रही, मजबूत रही, और कांग्रेस ही नहीं, जो निर्दलीय विधायक थे, जो बीटीपी पार्टी के विधायक थे, जो सीपीएम के विधायक थे, उन सब ने खुल के भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ वोट दिया और कांग्रेस को अपार बहुमत के साथ दोनों उम्मीदवार जीत के गए। एक तो कांग्रेस के पास 125 वोट थे और 125 में एक, क्योंकि भवनलाल सिंह मेघवाल सीनियर नेता दिल्ली में एम्स में भर्ती हैं, वो आ सकते थे, और सीपीएम के जो वो उम्मीदवार, वो विधायक जो थे, वो बीमार है, वो नहीं आ सके। बाकी 123 वोट कांग्रेस को मिले हैं। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक वोट रिजेक्ट हुआ राजस्थान में जी। ये इस बात को इंगित करता है कि निश्चित रूप से इनके जो उम्मीदवार थे, उन उम्मीदवारों के प्रति आक्रोश था, इसीलिए माननीय विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक वोट अपना खारिज कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे राजस्थान में भी सफल नहीं। जी, नवीन कुमार जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से जो छोटे दल हैं या निर्दलीय विधायक हैं, वो सभी आपसे किनारे जी, मेरे को मालूम नहीं कांग्रेस के नेता क्या सोच करके अपने दल का अपमान करते हैं, फिर दोषी हमें बना देते हैं। इन्होंने कहा अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत रही, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस डूब गई, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफे दे डाले, अशोक गहलोत जी अपने बाकी दूसरे दल के लोगों को भी संभाल के रखे रहे। क्या कहना चाहते हैं लोग? यही कारण मैं कह रहा हूँ, लगातार कांग्रेसियों का जो अहंकार है वो नाक के ऊपर रहता है, और यही कारण है कि मात खाते। अब इनके 2 विधायक नहीं आए या इनके समर्थक नहीं आए विधायक, तो उन्हें कहते बेचारे हैं, बीमार हैं, बेचारे, जो भी को कह सकते हो, बेचारा कहो, लाचार कहो, जो भी कहो। अगर किसी का कोई त्रुटिवश कोई कारण, कोई वोट अगर गलत हो गया, तो उसको कहते हैं कि उसके कर दिया। तो ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है ना कांग्रेस की, ये मानसिकता इनकी खुद की विरोधी है, ये मानसिकता इनके खुद के खिलाफ है। तो खुद सोचना, खुद आकलन करें। मेरे मुझे को कहलवाते मैं कांग्रेस वालों को गालियां तो दूं, कांग्रेस में तो वैसे ही आज चिंता जन्मदिन है, वही खुद गाली है, मैं क्यों? जी, चंद्रशेखर जी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संपादक, उनसे जानते हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से जो भी पार्टी सत्ता में है और जो जहां पर विपक्ष में है, वो एक दूसरे पर अहंकार का आरोप ऐसे लगा देता है जैसे मुफ्त में सिर्फ यही एक आरोप बचा है कि कांग्रेस पार्टी में अहंकार है, और जहां कांग्रेस विपक्ष में है वहां कांग्रेस कहती है कि बीजेपी में अहंकार है। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, ये सब वो जो जनता है, गरीब आवाम है, वंचित शोषित पिछड़ी, उसके वोटों पे किया गया कारोबार है, सियासी कारोबार है, जिसके ऊपर अहंकार की ताल ठोकी जाती है, अहंकार का नगाड़ा पीटा जाता है। लेकिन जब वोट मांगे जाते हैं तब उसको कहीं ये सियासी अहंकार कहीं नहीं दिखता। वहाँ विनम्र एक व्यक्ति दिखता है, विनम्र एक राजनेता दिखता है, और वो विनम्र व्यक्ति उनको भरोसा दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे अधिकारों की पालना के लिए हमेशा डटा रहूंगा, हर मौके पर खड़ा रहूंगा। लेकिन जब सत्ता के कालीन पे पहुंचते हैं तो अच्छे अच्छों के सुर बदल जाते हैं, और ये परंपरा है पूरे विश्व की, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है ये सब चीजें। जी, गिरिराज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस मजबूत रही, लेकिन मध्य प्रदेश में कैसे कांग्रेस कमजोर हो गई? गिरिराज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पाएंगे। गिरिराज जी, मेरा सवाल, गिरिराज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अहंकार है, लेकिन क्या ये अहंकार सत्ता में आते ही किसी भी दल में आ जाता है? नहीं, ये बात सही है। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि राज्य अब तो सुन करके भी नहीं सुन पाएंगे जी। जब कोई आदमी, कांग्रेस के नेता आंख से देख करके देखना नहीं चाहते जी, कान होते हुए सुनना नहीं चाहते जी, तो सच्चाई को कैसे स्वीकार करेंगे? जी, जी। मेरा इतना मानना है। गिरिराज जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, मेरा सवाल आपसे ये था, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं। जी, दोबारा जी गिरिराज जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से आपने बताया राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आपकी पार्टी वहां पर मजबूत रही और दोनों सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन मध्य प्रदेश में कहां चूक हो गई अगर कमलनाथ जी के नेतृत्व में आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो वहां पर कमजोर दिखाई दी? देखिए, ये बात तो आप मध्य प्रदेश के नेताओं से तो ही ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि राजस्थान का जो इनका जो मंसूबे थे भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से इन्होंने दूसरे प्रांतों में जो खेल खेला है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से 22 विधायकों को इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई है, वो मंसूबे इनके राजस्थान में भी पिछले 3 महीने से चल रहे थे। इनको कोरोना से लड़ने की चिंता नहीं है, इनको बिहार के अंदर और बंगाल में चुनाव दिख रहा है। चाइना ने क्या स्थिति कर दी देश की, 36 घंटे तक प्रधानमंत्री जी जनता के सामने नहीं आते हैं, बताते नहीं है चाइना की क्या स्थिति है, हमारे बॉर्डर की क्या स्थिति है। तो ये सब चीजें देश देख रहा है, और ये इनके मसूबे जब फेल हो जाते हैं ना, वहाँ इनके जो है ना बुरी तरह छटपटाते हैं। राजस्थान के मामले में इनके मसूबे पूरे नहीं हुए। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस तरह से इनके मसूबे फेल हुए हैं, जिस तरह से इनकी हॉर्स राइडिंग करने की जो योजना थी वो योजना फेल हुई है। ये सब राजस्थान की जो नेतृत्व है वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। गिरिराज जी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। बड़ी खबर सर्वदलीय बैठक को लेकर के सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। सर्वदलीय बैठक को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी राय रखी है। सर्वदलीय बैठक बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है। संकट की इस घड़ी में भी कई मुद्दों पर हम अंधेरे में हैं। सरकार बताए चीन ने कब घुसपैठ की, ये तमाम सवाल पूछे गए हैं। सर्वदलीय बैठक बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ऐसा कहा गया है। ये सर्वदलीय बैठक को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। चीन की तरफ से जो विवाद चल रहा है सीमा पर, उसी को लेकर के ये बैठक, और इसमें कई दलों के बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं और सभी की राय ली गई है। तो जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के जो परिणाम निकल करके सामने आ रहे हैं, उसमें यह साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि लगातार जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम प्रयास किए गए हैं वो कहीं सफल हुए हैं तो कहीं असफल हुए हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर त्रिशूल जी लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं राजनीति में, लेकिन जिस तरीके से जो हमने देखा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में, वहां पर दल बदल ये उसी वक्त पर हुआ जब राज्यसभा चुनाव भी साथ में हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी, तो पूरा सियासी गणित जो पार्टियां बना के बैठी होंगी वो कहीं ना कहीं उथल पुथल नजर आया। देखिए हितेंद्र, राजनीतिक दलों को एक बात बहुत गौर करनी चाहिए कि ये जो एक राजनीतिक शिष्टाचार है, जिस तरह हमारी युवा पीढ़ी अब राजनीति में आ रही है और जिस तरह पूरा एक 21वीं शताब्दी का 20वां वर्ष है, ये जो लोग युवा हो रहे हैं वो राजनीति को गहरे से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छे उदाहरण नहीं है और उनके लिए अच्छी परंपरा नहीं है। राजनीतिक शिष्टाचार को 21वीं शताब्दी में 20वें वर्ष में और परिपक्व होना चाहिए, उसको और मॉडर्नाइज होना चाहिए, लेकिन बजाय वो मॉडर्नाइज होने के और इस तरह पथभ्रष्ट होता जा रहा है, तो ये कहीं चिंता का विषय है और इस पर दोनों ही तमाम राजनीतिक दलों को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी गिरिराज जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। जिस तरीके से चंद्रशेखर त्रिशूल जी ने कहा है कि एक शिष्टता आनी चाहिए राजनीति में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी गिरिराज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है फिर से उनका संपर्क छूट गया है। नवीन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं आपकी आवाज। नवीन जी, जिस तरीके से राजनीति का स्तर कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब किस तरीके से राजनीति में सुधार की जरूरत है? देखिए, राजनीति में तो मूलतूल सुधार की तो बहुत आवश्यकता है, बात सही है जी कि राजनीतिक स्तर पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने इतना गिराया है कि जो भी आज राजनेताओं को गाली देता है पब्लिक उसको सच्चा समझती है। और यही फायदा उठा करके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में आए थे। वो लगातार राजनेताओं को गालियां दिया करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात किया करते थे, सत्ता में आने के बाद खुद ही लूटपाट में लगते। तो मेरा कहना यही, राजनीति को सही करने का काम इस समय चल रहा है
राजनीति को सही इसलिए कि पारदर्शिता करने का काम चल रहा है। जो भी कार्य सरकारें कर रही हैं उसको ठीक प्रकार से उसकी पारदर्शिता हो, ऑनलाइन हो, डिजिटलाइज हो और सब कुछ लोगों के सामने नजर आए। ये स्थिति सरकार की जो मोदी सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि कुछ वर्ष जरूर लगेंगे, लेकिन राजनीति में शुचिता अवश्य है। जी नवीन कुमार जी, तमाम आरोप हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर भी लगते रहे, लेकिन तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक चल रही है। बैठक में चीन के खिलाफ रणनीति पर सभी दलों के साथ मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में विपक्षी दलों के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं और बैठक की शुरुआत चीनी सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के साथ की गई है। इस सर्वदलीय बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सरकार की तरफ से मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, एन चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, नीतीश कुमार, डी राजा, सीताराम येचुरी, नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर राव, सुखबीर सिंह बादल, चिराग पासवान, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, मायावती इस बैठक में शामिल हैं। और बैठक में रक्षा मंत्री ने सभी विपक्षी नेताओं को गलवान में हिंसक झड़प के बाद के मौजूदा हालात की जानकारी दी है। और राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं को ये भी बताया है कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि सीमा पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस तरीके से लगातार जो चीन के साथ जो विवाद चल रहा है उसी से निपटने के लिए, उसी का समाधान करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसमें लगभग सभी दलों के जो नेता हैं वो मौजूद रहे हैं। हालांकि इस बैठक में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी और आरजेडी को इसमें नहीं बुलाया गया, जिसका दोनों ही दलों ने निंदा भी की है। उनको नहीं बुलाया गया और तमाम बातें इस बैठक के बारे में कही जा रही हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर निकल कर के सामने आई है वो ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई सवाल उठाए हैं इस सर्वदलीय बैठक में। उन्होंने कहा है कि ये बैठक पहले बुलाई जानी चाहिए थी और चीन ने एलएसी पर घुसपैठ कब की है, ये भी अहम सवाल उन्होंने पूछा है और हमें अब भी अंधेरे में रखा जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के कुछ खास सवाल हैं। किस तारीख को चीनी सेना ने घुसपैठ की और सरकार को कब पता चला कि घुसपैठ हो चुकी है? क्या सरकार को सैटेलाइट तस्वीरों से कुछ भी पता नहीं चला? क्या खुफिया एजेंसियां चीनी मूवमेंट की जानकारी देने में नाकाम रही हैं? ये तमाम सवाल उन्होंने पूछे हैं। विनीत त्यागी बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार जी। विनीत त्यागी जी, जिस तरीके से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्या कुछ लगता है आपको किस तरीके से इस बैठक का जो निष्कर्ष निकलने वाला है? क्योंकि तमाम सवाल जो कांग्रेस बाहर से पूछ रही थी वही बैठक में भी पूछे गए। जी, निष्कर्ष जी वो डिपेंड करता है मंशा के ऊपर। जी, कांग्रेस के जो सवाल हैं वो देखकर हमें ये समझ आता ही था कि वो उन्हें जवाब में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें सरकार को घेरने में इंटरेस्ट है, क्योंकि इतना पेशेंस वो रख सकते थे। जब पता लग गया था कि एक सर्वदलीय बैठक होने वाली है, वो इतना पेशेंस रख सकते थे कि 2 दिन का इंतजार करते, वहां अपने सवाल पूछ रहे थे। सरकार वैसे भी उन्हें बुला ही चुकी थी ब्रीफ करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने लगातार ट्विटर पे उल्टे सीधे सवाल पूछ कर आर्मी पर, सरकार पर, पूरे भारत पर खड़े करने का काम किया है। वह पूरी राजनीति है और ऐसे व्यक्ति ऐसे सवाल का जवाब लेना नहीं चाहते जी। वो इस तरह का एक विरोध पैदा करके अब सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम है। जी, राशिद अलवी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर।
बहुत धन्यवाद जी। राशिद जी, किस तरीके से देखते हैं जो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और बैठक फिलहाल जारी? देखिए, मुझे लगता है एक फॉर्मेलिटी है जी। प्रधानमंत्री ने, चूंकि अगर सीरियस होते जी तो 5 मई से लगातार ये मामला चल रहा है जी। मई है, जून है, प्रधानमंत्री ने मीटिंग ही नहीं बुलाई। अब हमारे जब 20 जवानों ने अपनी जान दे दी, शहीद हो गए, जी, तब वो मीटिंग बुला रहे हैं जी। अब ये नहीं बता रहे जो सवालात विपक्ष और देश उठा रहा है, जी, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सिर्फ एक जुमला कह के चले गए कि हमारे फौजियों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। जी। और इसमें भी कंट्राडिक्शन है। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि चाइना के विदेश मंत्री से बात हो गई है, जी, अंडर नो सर्कमस्टांसेस कोई मिलिट्री क्लैश नहीं होगा। जी। तो अगर मिलिट्री क्लैश नहीं होगा, बातचीत चल रही है, तो फिर इनका बदला कैसे लोगे आप? वो कौन सा तरीका भाई, वो बताओ हमें। जी। तो प्रधानमंत्री सफाई के साथ, अगर यही मामला पाकिस्तान के साथ होता तो सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता टीवी चैनल पे चिल्ला रहे होते। आज खामोश हैं। जी। यही प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो कहा करते थे चीन को सुर्ख आंखें क्यों नहीं दिखा रही है जी। सरकार। तब यूपीए की सरकार थी, हमारी सरकार थी। जी। आज उन्होंने आंखें बंद कर रखी। नेपाल जैसा मुल्क सुर्ख आंखें दिखा रहा है। तो हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि भाई चीन की फौज हमारे अंदर घुसी बैठी है कि नहीं घुसी बैठी? जी, बिल्कुल। ना हाँ कह रहे हो, ना कह रहे हो। बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल भी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, किस तरीके से देखते हैं, जैसे बहुत ही संवेदनशील मामला है, चीन के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सर्वदलीय बैठक। जी बिल्कुल। राशिद अल्वी जी, मेरा एक सवाल है कि अब जो विपक्ष है और आपस में जो राजनीतिक दल हैं, तमाम सियासी एक बीच में एक जो गैप है वो जो बन गया है, उसको छोड़ के और आंतरिक सियासत को दरकिनार करके कहीं देश पर एकजुट होकर एक बात कहनी चाहिए। कहीं लोगों को उम्मीद है ये सब। देखिए, हम एक बात कह रहे हैं जी, सरकार चीन के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी जी, हम सरकार के साथ हैं। ये बात सोनिया गांधी भी कह चुकी, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली भी कह चुकी कि हम सरकार के साथ। लेकिन सरकार बताए तो सही सिचुएशन क्या है, करने वाले क्या हो। चाइना अभी सरकार ने कहा कि वो 2 किलोमीटर पीछे हट गए जी। अरे जब घर में घुसे ही नहीं थे तो पीछे हटने का सवाल कहां से आ गया? तो ये बयान कहीं निर्धारित होने चाहिए राशिद अल्वी जी। जिस तरह से बयानों में कहीं बीच में कंट्राडिक्शन दिख रहा है, कहीं आपस में कोई गैप है, तो ये कम्युनिकेशन और जिस तरह एक पॉलिसी की बात चल रही है वो भी कहीं अब स्वीकार होनी चाहिए कि चीन से लंबे समय से जो लड़ाई चली आ रही है। और देखिए, ये आरोप दोनों ही जगह है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक हमेशा हम चीन को तवज्जो देते रहे मित्रता के नाते, लेकिन जो धोखा होता रहा वो धोखा बरकरार है आज तक। 60 साल से धोखे की इबारत चीन लिख रहा है। तो अब इस धोखे का जवाब दिया जाना जरूरी है और उसके लिए सियासी एकता भी जरूरी है। देखिए, धोखा एक बार खाया जाता है। अगर जवाहरलाल नेहरू ने धोखा खाया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रधानमंत्री धोखा खाएगा। और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बार बार ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में सवाल उठाया जाता है। आप मुझे बताएंगे कि जब देश आजाद हुआ था तो देश का पहला बजट कितना था और डिफेंस बजट कितना था? आपको नहीं मालूम होगा जी, बीजेपी के नेताओं को भी नहीं मालूम होगा जी। पहला बजट 171 करोड़ रुपए का था, 171। और जवाहरलाल नेहरू ने 171 करोड़ में 92 करोड़ डिफेंस को दिए थे। 92 करोड़, 50% से भी ज्यादा। नहीं, राशिद जवाहरलाल की सिचुएशन तो देखिए, खाने को रोटी नहीं थी। और जब दूसरा बजट आया तो 255 करोड़ का था। राशिद अल्वी जी, आदमी कह देता जवाहरलाल ने कुछ नहीं किया। राशिद अल्वी जी, मेरा यही कहना है कि जब विपक्ष मांग करा, उस समय मांग किया अटल बिहारी वाजपेयी 37 साल के नौजवान युवक थे। और जब उन्होंने मांग की और जब लोकसभा के संसद में विशेष सत्र की मांग हुई तो संसद में विशेष सत्र लाया गया और उन्होंने नेहरू जी को जो कहा और देश के बारे में सारी बात हुई, तो ऐसा एक स्वस्थ वातावरण कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है। इसकी जिम्मेदारी दोनों राजनीतिक दलों की है, ये होना चाहिए। पे नहीं है ये काम। सत्ताधारी
दल करता है। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बार विपक्ष के नेताओं से मशवरा किया, छोड़ दीजिए चाइना को, कोरोना जैसी बीमारी चल रही, उन्होंने बुला के किसी से पूछा? विपक्ष के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई? देखिए, मीडिया का काम होता है सत्ताधारी पार्टी से सवाल करने का, विपक्ष के साथ खड़े होने का। आज तो देश का सारा मीडिया गलती है सत्ताधारी पार्टी करती है, बिल्कुल सवाल विपक्ष से करते हो। बिल्कुल। विनीत त्यागी हमारे संग जुड़े हुए। विनीत त्यागी जी, आवाज को सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आवाज ही सुने जा रहा हूँ सर, बोलने का मौका तो मिल नहीं रहा है। अरे बिल्कुल मिल रहा है सर, आप ही को मौका मिल रहा है। आपके सारे प्रवक्ता लगातार धुआंधार बोल रहे हैं सर, पूरे देश में आप ही की आवाज गूंज रही है। आप ऐसे मत कहिए, आरोप लगाइए मीडिया पर। विनीत त्यागी जी, क्या आज सत्ता पक्ष को उतना विनम्र होना चाहिए जिस समय जवाहरलाल नेहरू हुए थे प्रधानमंत्री के रूप में? आज प्रधानमंत्री को विनम्र होके ये कहना चाहिए, आज सत्ता पक्ष को विनम्र होके ये कहना चाहिए कि विपक्ष को एक छोटे भाई के रूप में, एक साथी के रूप में और आमंत्रित करके और कहीं उसको विश्वास में लेना चाहिए। वो विश्वास कहीं नजर नहीं आता। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस निर्णय पर ना पहुंचे। मीडिया का काम सवाल खड़े करने का है, किसी कंक्लूजन पर। अरे सर, आप तो गुस्सा हो जाते हैं, आपको तारीफें सुनने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि आप गुस्सा हो जाते हैं। सवाल पूछा है आपसे, जवाब दे दीजिए। हाँ, नहीं, आप एक निष्कर्ष पर भी पहुंच रहे हैं। नहीं, निष्कर्ष पर तो सर देश पहुंचेगा कि कौन क्या कर रहा है। आप जवाब दे दीजिए। जवाब तो ये भी है कि आप सरकार की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी जाके जीपिंग से अपना समझौता 2008 में करके आई थी। एक एमओयू उन्होंने साइन कर रखा है कि गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी और उससे बढ़कर भी गांधी परिवार के साथ एक खास संबंध सीपीसी कम्युनिस्ट। विनीत जी, सबसे ज्यादा जो दौरे किए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं चीन के। सुन लीजिए, आप ये साफ कर दें कि उस समझौते में आपने क्या क्या तय किया था, और आज जो आप देश के अंदर ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, क्या उसी समझौते के तहत आप वो राजनीति कर रहे हैं कि देश के साथ खड़े होने की बजाय आप देश को कटघरे में खड़ा करके कमजोर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं? क्या ये उस एमओयू में आप लिख कर आए थे? और आपके एक जाकिर हुसैन नाम के आपने नेता का बयान सुन ही लिया ना, कितने देश के टुकड़े आप कर देना चाहते हैं। लेकिन विनीत जी, इस मामले में आप सफाई देकर के बच नहीं सकते, क्योंकि कई बार भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कई बार चीन का दौरा कर चुके हैं, सबसे ज्यादा बार अगर प्रधानमंत्री के रूप में बात की जाए तो। लेकिन क्या सीमा के मामले पर क्या उन्होंने कोई बात की? मुलाकात हो चुकी है, 5 बार मिल चुके हैं, 5 बार आना जाना हो चुका है एक दूसरे के घर में, और बिल्कुल वहां तक आना जाना हो चुका है जहां दूसरे देश के प्रधान से मिलता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन पार्टी टू पार्टी इंटरनेशनल कैसे एमओयू साइन होते हैं ये हमें समझ नहीं आती। और स्पेशली अरे तो सर, आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आप रद्द कर सकते हैं उसको, आप रद्द कर सकते हैं उसको सत्ता पक्ष में बैठ के। अरे ठीक है, जो गलत हुआ आप मेजोरिटी में बैठे हैं, कैसी आप बात करते हैं? विनीत त्यागी जी, आप ये तो बताएं कि उसका आपकी मंशा क्या है, उस एमओयू में आपने क्या क्या उन तक बोला है, और कैसे जब डोकलाम में। त्यागी जी, विनम्रता से एक निवेदन आपसे पूछ रहा हूं, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं विनीत त्यागी जी। हम 2020 की बात करें, 2062 में क्या हुआ है सबको पता है। 1993 में क्या हुआ, 1993 में नरसिंह राव सरकार ने क्या समझौता किया, सीपीसी से क्या किया, ये सबको पता है, सारी चीजें पता है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ कि 2020 में जो कहीं सैनिकों की शहादत हुई है उस पर एक कठोर निर्णय ड्रैगन के खिलाफ आना चाहिए, आप इस हक में हैं? बिल्कुल हैं, और मैं कहता हूं कि हमें अपनी सेना और अपने प्रधानमंत्री पर पूर्ण विश्वास है। सेना हमारी एकदम सक्षम है और प्रधानमंत्री जी एकदम देने वाले हैं। उन्होंने साफ ये कहा है कि हमारे जवानों की सीमा में नहीं घुसाए, तो आप ये कहने के कोई अधिकारी नहीं है कि वो हमारी सीमा मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि अब जो बातचीत चल रही है उस बातचीत का मसौदा क्या है? अब तो एक कहीं कठोर निर्णय पे पहुंचना चाहिए। 137 करोड़ लोग साथ हैं केंद्र सरकार के, 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का बुजुर्ग मरने को तैयार है अपने देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपको आर्मी और देश के प्रधानमंत्री पर थोड़ा भरोसा रखे। थोड़ा नहीं सर, बिल्कुल भरोसा है, सबको भरोसा है, 137 करोड़ को भरोसा है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं बस इतना कि अब देश में जो कहीं आपको भी लगता होगा देश की जो भुजाएं फड़क रही हैं, देश की जो आंखें नम हैं, देश के दिल में जो दर्द है, कहीं उसको एक उत्तर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? विनीत त्यागी जी, सवाल की एक अपनी गंभीरता है, उसी गंभीरता से जवाब आपसे चाहता हूं। जितनी बार भी देश पर प्रहार हुआ,
और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश से ये कहा कि इसका इंतकाम लिया जाएगा और ये शहादतें व्यर्थ नहीं जाएंगी। उतनी बार इस देश ने देखा है कि किस तरह से देश ने मुंह तोड़ जवाब देश के दुश्मनों को दिया है, लेकिन चाहे वो विनीत जी, सर्जिकल लेकिन स्ट्राइक हो विनीत या जी, जब बालाकोट में यही जो हमने सिचुएशन पाकिस्तान के साथ आई तो हमने बातचीत बंद कर दी थी और बदला लिया। लेकिन अब यहां पर यही तो सवाल पूछ रहा है विपक्ष भी और हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से अब भी बातचीत जारी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, क्या मामले को रफा दफा करने की बात करी जा रही है यहां पर, या फिर शहीदों बातचीत आखिरकार जब पाकिस्तान से हम बातचीत बंद कर सकते हैं तो चीन से क्यों नहीं? देखिए, जो बॉर्डर का विवाद है, फिर आप कहेंगे पीछे मत जाइए। जब कोई विवाद पीछे से शुरू हुआ है तो पीछे हमें जाना पड़े। तो अब आप आर्मी पे क्यों भरोसा नहीं करते हैं? अगर जनरल लेवल टॉक भी वहां हो रही है तो कोई बात करने का विषय ही है ना। जब आर्मी पे पूरा भरोसा है सर, आर्मी पे कौन कहता है भरोसा नहीं है? आर्मी पे भरोसा है। विदेश मंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा है कि सैनिकों के पास हथियार थे लेकिन वो चलाने के लिए उनको पाबंदी थी, वो चला नहीं सकते थे, इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और इसी वजह से उनकी शहादत हुई है। आप सेना के हाथ तो खोलिए, सेना के हाथ तो खोलिए, यही तो मांग कर रहा है पूरा देश। नहीं, सेना को पूरा इमरजेंसी राइट्स वहां पर मिले हुए हैं कि यथा स्थिति को समझकर जो भी वहां पर कमांडिंग ऑफिसर निर्णय लेंगे वो निर्णय उनके हाथ में, उन्हें दिल्ली से कोई निर्णय की अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं, या तो आपको पता नहीं है या आप जानबूझकर इन चीजों को इग्नोर कर देना चाहते हैं। आपको भी पता है कि क्या अनुबंध होते हैं, किस तरह के पैक्ट हमारे 1996 में 2005 में क्या क्या साइन हुआ है और जो हमारा LAC है उसके 2 किलोमीटर तक कोई भी आर्मी का व्यक्ति हथियार लेकर जब डी-एस्केलेशन प्रोसेस चलता है तो नहीं होता। जी, राजेश यादव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू सर। राजेश जी, किस तरीके से देखते हैं जो सर्वदलीय बैठक फिलहाल चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और कांग्रेस तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से वहां भी पूछे गए? जी बिल्कुल, सवाल पूछना जो ये अधिकार विपक्ष के नाते देश की जनता ने दिया है, सवाल पूछना, और किसी भी परिस्थिति में ये हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हम सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं जी। देश प्रथम है, देश है तो पार्टियां हैं। और लेकिन जो हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं उन पर क्वेश्चन पूछना और बात रखना देश की, ये हमारा दायित्व है जी। राजेश जी, ये तमाम सवाल बाद में भी पूछे जा सकते हैं, पहले इस बारे में भी कहा जा सकता है कि आगे की रणनीति तैयार कीजिए और बदला जल्द से जल्द लीजिए। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि प्रश्न, आप ये देखिए, सरकार जब 47 दिन हो गए इस घटना को। 5 तारीख को जब हमारे वहाँ सैनिक जाते हैं, जब वहाँ 30-40 सैनिक घायल हो जाते हैं, फिर इतनी बड़ी संख्या में आपने फिर निहत्थे लोग कैसे भेज दिए? और निहत्थे नहीं थे राजेश जी। देखिए, ये सवाल तो पूछना वाजिब है कि क्या परिस्थिति थी, कैसे जो मतलब जो हमारे 20 जवान शहीद हो गए, ये पूछना क्वेश्चन या वहाँ की वास्तविक जानकारी लेना, ये हमारा दायित्व है जी। आप देखिए, जब 20 जवान शहीद हो गए उसके बाद जब कल क्या ये सरकार छिपा रही है, बार बार छिपा रही है। पहले बताए 2 लोग शहीद हुए हैं, एक हमारे मेजर हुए हैं, 3 लोग शहीद बताए थे जी। फिर जब जानकारी मीडिया ने सब फैला दी कि बड़ी संख्या में लोग हैं, तब फिर ये 20 बता रहे हैं। फिर सेना से दबाव, किस परिस्थितियों में दबाव डालते हैं, क्या डालते हैं। कल कहा कि हमारे कोई लापता सैनिक नहीं है, आज 10 लोग जो है उन्होंने बंदी बना रखे थे, हमारे सैनिक आज छोड़े हैं जी। विनीत त्यागी जी, ये सब चीजें देखिए, इस पर क्या है जी। देश की एकता के लिए ये मीटिंग है जो आज बुलाई है जी। जब चीन के लोग जब हमारे सेना जमीन के अंदर घुस आए, जब भी बुलानी चाहिए थी। क्या करना है इस पे? क्योंकि इस देश के अंदर मैं कह रहा हूँ पार्टियों के साथ साथ जो सेना के बड़े, देश के सेना में बड़े पदों पर जो लोग रहे उनकी भी मीटिंग रखनी चाहिए। उनका भी तजर्बा जो है, सरकार को एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहिए, उनसे भी वार्तालाप करना चाहिए जी। वार्तालाप जब तक नहीं करेंगे, सब एक्सपीरियंस नहीं होता है सब चीजें, तब तक हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे जी। विनीत त्यागी जी, तमाम सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि आप सरकार में हैं और जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है, जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है उससे सवाल तो उठेंगे। इन्होंने काफी सारे सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूँ जी। पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि हमारे जवान को निहत्थे वहां टूटे,
या तो कांग्रेस सारे जो लोग हैं वो राहुल गांधी जैसे मासूम हैं, या फिर ये बिल्कुल इतने गंदे स्तर की राजनीति कर रहे हैं कि ये कुछ समझना नहीं चाहते। क्योंकि आप भी जानते हैं, पूरा देश आज ये जानता है, हमारे विदेश मंत्री से लेकर पार्टी के सब जिम्मेदार लोगों ने बताया है किस तरह से सब हथियार लेकर ही बॉर्डर पर जाते हैं, लेकिन डी एस्केलेशन का प्रोसेस चलता है तो कोई भी किसी तरफ की भी आर्मी जो है उस वक्त हथियार हाथ में डी एस्केलेशन प्रोसेस के समय नहीं होते। और चीन के जो सैनिक थे उन्होंने गद्दारी की, हमें धोखा दिया और उन्होंने रोड वगैरह के हथियार बनाकर वो लाए थे। ये बात सबको क्लियर है, लेकिन फिर भी बार बार वो सवाल ये लाया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि इसका जवाब वो नहीं चाहते। किस लिए ये सवाल हैं? ये सिर्फ इल्जामों के लिए ये सवाल ये पूछ रहे हैं। दूसरा, ये बार बार कहते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। अरे जब डोकलाम के वक्त हमारी सेना फेस ऑफ कर रही थी चाइना को, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के पूरे परिवार के साथ बच्चों को ले जाकर चाइना एम्बेसी में डिनर कर रहे थे फेस ऑफ के समय, और फिर आपने छिपाया उस चीज को। जब एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर ये डिक्लेयर कर दिया और फोटोग्राफ्स आपके मीडिया में आ गए, तब आपको जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ा। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने मना कर दिया था कि ऐसी कोई मुलाकात इन लोगों के बीच में नहीं हुई है। जी, लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो बयानबाजी सामने आ रही है, जो बयान लगातार अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं, उससे कंफ्यूजन भी तो क्रिएट हो रहा है विनीत जी। नहीं, देखिए अलग तरह का बयान मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे भाई ने कहा, यादव जी ने, कि पहले बताया गया कि 3 जवान शहीद हुए हैं, फिर बताया गया जाता है। उसमें तथ्य ये था कि 3 जवान की ही शहादत की खबर पहले आई थी, लेकिन कुछ जवान जख्मी थे, जो ज्यादा जख्मी थे, और फिर वहां पर बताया गया, जैसे हमारे आर्मी के एक्सपर्ट्स ने वहां से बताया है कि जख्मी होने के कारण फिर बाद में उन लोगों की शहादत हुई है, इस वजह से नंबर बाद में बढ़ा। एक ही नंबर कहीं पाया गया, और आर्मी को पूरी स्वतंत्रता है और बारे में आर्मी की सारी जानकारियां दी हैं, सरकार ने नहीं दी हैं। मुझे लगता है कि आर्मी के स्पोक्सपर्सन, आर्मी की तरफ से जब कोई आधिकारिक रूप से बोलता है तो हमें फिर उसके बाद किसी संशय में नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके उस पर विश्वास करना चाहिए। जी राजेश जी, आंख बंद करके सेना के बयानों पर विश्वास कर लेना चाहिए, आप इस बात से कितना सहमत? सर देखिए, सेना के लिए हमारे दिलों में बसती है, पूरे देश सेना का मानता है, लेकिन सेना पर किसने दबाव डलवाया? कल पूरी वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी कि 10 लोग हमारे बंदी हैं। राजेश जी, क्या सेना पर पहले भी दबाव डाला जाता रहा है? क्या सेना पर दबाव डाला जा सकता है? देखिए राजेश जी, समय बदल गया है। किसी के अब सेना पर दबाव डालने वाली सरकार नहीं है यहाँ। बैठे हुआ किसी बड़े नेता का कोई न कोई आदेश होगा जी, बिना आदेश के ये सब चीजें तो हो नहीं सकती जी। आप ये देखिए, जब ये जी समय का अभाव है। जी, आप दोनों अतिथियों से मेरा निवेदन कि समय का अभाव है। राजेश यादव जी आपका भी शुक्रिया, विनीत त्यागी जी आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक आखिरी सवाल चंद्रशेखर जी आपसे, जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन ये फिलहाल जो समय है वो एकजुटता दिखाने का समय है ताकि दुश्मन को सही तरीके से जवाब दिया जा सके। देखिए, ये जो बातें हैं ये कहीं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी जा रही हैं। लगातार जिस तरह तमाम पूरे देश दुनिया की नज़र हमारे ऊपर है, तो आज कहीं हमें अपनी जो हित हैं उनको छोड़ के और एक स्पष्ट कहीं अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए और अपने कद को भूल जाना चाहिए। इस समय देश का कद बड़ा है और उस देश के कद को बड़ा करना चाहिए। खुद का कद तो बहुत बाद में भी बड़ा होता रहेगा, लेकिन देश रहेगा तो व्यक्ति रहेंगे, और अब ये देश रहने के लिए अपने हितों का त्याग करके और देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जी चंद्रशेखर त्रिशूल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से चीन के साथ जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, पूरे देश से यही अपील कि पूरा देश एकजुट होकर के दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार रहे और सभी जितने भी विपक्षी दल हैं वो तमाम सवाल अपने बचा करके रखें, और जब देश दुश्मन से बदला ले लेगा उसके बाद तमाम सवाल सरकार से पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।